दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी अर्ग, डी वेबर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेस्ला। दोस्तों, चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, इसका प्रतीक टी है। अर्ग जीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, बी बेवामीटर, सी यूडियोमीटर, डी पिक्नोमीटर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पिक्नोमीटर। ठीक है दोस्तों, द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर वायु वेग को मापने के लिए किया जाता है। यूडियोमीटर गैस मिश्रण के आयतन को मापने के लिए किया जाता है। और बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण, ये मिट्टी का यांत्रिक गुण। और द्रव्यों के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ, सी पुष्यमित्र, डी पुष्यमित्र। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बृहद्रथ। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी पारसी धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं। ठीक है, इसलिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी पाल, सी गंग, डी कलिंग। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गंग। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अंतवर्मन ने किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम था अनंत वर्मन चोंड गंग देव। ठीक है, ये गंग वंश के राजा थे। इसने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बूझे चूने से गुजारा जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? ऑप्शन ए स्फलेराइट, बी बोरनाइट, सी स्फटिक, डी चाकोसाइड। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्फलेराइट। स्फलेराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के मुख्य अयस्क स्फलेराइट, जिंक ब्लेंड, क्लेमाइन, ये सब होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। कोरिंगा गरान वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा है, उसके बाद में कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में 1199 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1199 में। किसकी याद में? शेख बख्तियार काकी। ठीक है, इनकी याद में इसका निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, याद कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर द कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी सूर्यसेन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सूर्यसेन। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? मास्टर दा। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में से थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद परीख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए तबला, बी सितार, सी बांसुरी, डी शहनाई। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सितार। अरविंद परीख सितार से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1927 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए गेंदा, बी बेडमोल्ड, सी आलू, डी अदरक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आलू। ठीक है, पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम इसमें से क्या है? आलू है। आलू पुनरुत्पादक बीज पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख का रंग आँख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आइरिस, बी कार्निया, सी फेस, डी लेंस। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आइरिस। दोस्तों, मनुष्य की आँख का रंग आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिंब, डी शुक्राणु। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है युग्मनज। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ऑप्शन ए
गरीबी सूचकांक, बी लोगों की संख्या के अनुपात, सी विसमूहन सूचक, डी गरीबी रेखा से नीचे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोगों की संख्या के अनुपात। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ करता है। निर्धनों की संख्या जानने के लिए काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों और कुल जनसंख्या के अनुपात के 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या का आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो लोगों की संख्या का अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात, इससे अनुमानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ऑप्शन ए इथोपिया, बी ब्राज़ील, सी क्यूबा, डी इंडोनेशिया। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इथोपिया। कॉफ़ी कहवा एक पेय पदार्थ है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से मिलता है। इसकी सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है इथोपिया में हुई थी। दोस्तों, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी या कहवा उत्पादक है, ये विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन मूल स्थान इथोपिया है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए कृषि, बी मत्स्य पालन, सी दूध, डी ऊन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मत्स्य पालन। मछली पालन से नीली क्रांति जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इसमें संबंधित है इससे। और हरित क्रांति जो है आपकी, ये कृषि हरित क्रांति से जुड़ी हुई है। और दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है ऑप्शन ए बैकाल, बी लोमांड झील, सी बुंदे झील, डी मोरार झील। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बैकाल झील। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। रूस के साइबेरिया में स्थित है बैकाल झील। ठीक है, और इसकी गहराई है 1644 मीटर। 1644 मीटर इसकी गहराई है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है। बैकाल झील याद कर लेंगे, कहाँ है? रूस के साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इस महाद्वीप में कोई ठंडा प्रदेश या मौसम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी उत्तर प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से आपका है गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, ये सब राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी रामगंगा नदी पर, डी गोमती नदी पर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नीदरलैंड। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई। ठीक है,
1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग, याद कर लेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रियाल इसकी मुद्रा है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी बांग्लादेश, सी अफ़गानिस्तान, डी मलेशिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है, सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है और ये तीनों देशों की मुद्रा रियाल है, जिसका नाम मतलब रियाल जो है 3 देश और हैं जिनकी भी मुद्रा है, जैसे ईरान, कतर, यमन, ठीक है, उसका नाम भी रियाल है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 14 सितंबर। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी स्वीकृत किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी इंदिरा गांधी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड एंड बेंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन ए दूसरी, बी चौथी, सी तीसरी, डी पहली। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पहली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी, एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन कब हुआ था। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976, 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए थे, ये याद करेंगे कब हुआ था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। ये 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए थे। 1976 में संशोधन हुआ था, अभी तक एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी बलिराम भगत, सी अनंत शयानम अयंगर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 1956 तक था। 1952 से 1956, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, बी अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सी लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, डी ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये आप लोग रट लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चरकुला क्या है, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था जो में है, कहाँ है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिठूर। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में है, ठीक है, बिठूर। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण
द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? इसमें ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, बी हरिश्चंद्र, सी रानू जी सिंधिया, डी मरोपंत पिंगल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रानी अहिल्याबाई। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 1780 में करवाया था। ये कहाँ की थी? इंदौर की रानी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी श्री राम नरेश यादव, सी श्री चंद्र भानुगुप्त, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोक सेवा के प्रमुख, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आईपीएस गृह मंत्रालय के अंतर्गत और आईएएस कार्मिक मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसे पहले यानी इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1887 में हुई। लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद कर लेंगे। सबसे पहला पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी असम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की एक पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें तेलंगाना की तिरयानी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, इसलिए शीर्ष रैंकिंग में ब्लॉक राज्य का तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में अपने सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है केरल। दिसंबर 2023 में केरल राज्य ने अपने सभी ज़िलों में हॉल मेकिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब यहाँ से हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ ई ऊ होते हैं। ठीक है, आ फिर ई फिर ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें मात्रा लग जाती है। ठीक है, और छोटू ऊ ह्रस्व स्वर होता है। ए आ और ई ये क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। अगला प्रश्न है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक है। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उससे जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सर्वनाम। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। ठीक है। तो जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें ऑप्शन बी तुम शब्द विशेषण न होकर सर्वनाम है। हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम हैं। जैसे तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी और के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। जबकि काला, शांत और आगामी, ये काला, शांत, आगामी, ये शब्द क्या है? ये विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? इसमें टहलना क्या है दोस्तों? टहलना है क्रियात्मक संज्ञा, ऑप्शन ए। क्योंकि क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती हो, तो ऐसी क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन और पुल्लिंग रूप में होती है। उदाहरण जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है जो एक वचन पुल्लिंग के रूप में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया के नाप तौल का। परिमाणवाचक विशेषण क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। इसमें परिमाणवाचक, किसी चीज़ का परिमाण है तो क्रिया के नाप तौल का इसमें विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसमें लिंग की दृष्टि से एक ऐसा है जो असंगत है, तो लेखक, लेखिका, ये सही है। चूहा, चूहिया, ये भी सही है। टोकरा, टोकरी, ये गलत है, ये असंगत है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। पतीला, पतीली, ये भी सही है। तो लिंग की दृष्टि से टोकरा, टोकरी लिंग की दृष्टि से असंगत है। इसका संगत युग्म होगा, ये होगा टोकरा और टोकरी, ऐसे होगा। ठीक है, टोकरा हो गया, टोकरी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सहायता। सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पुस्तक का एक बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है। लड़का का लड़के हो जाएगा। पौधे का पौधा का पौधे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सहायता एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। इसमें माँ ने खाना खा लिया, ये इसमें एक दिया गया और एक ऑप्शन है। अब इसमें निम्नलिखित 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो एक वाक्य के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के न होने का संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे माँ ने खाना खा लिया होगा, इसमें ये नहीं मालूम हो रहा है कि खा लिया खा या नहीं खाया, तो ये संदिग्ध बात है, इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, भूतकाल का बोध तो हो रहा है लेकिन काम के पूरे होने का संदेह है,
इसलिए ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, अकर्मक। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो ये आपका अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है भाववाच्य में। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य है। इसमें ऑप्शन ए, मणिक ने पत्र लिखा, ये कर्ता कारक। बी, माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक। सी, रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक। डी, मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, करण कारक। तो इसमें पूछा जा रहा है कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य। तो इसमें असंगत वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। मणिक ने पत्र लिखा कर्ता कारक चिन्हों की दृष्टि से असंगत है। इसमें क्या होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है, उसने पत्र लिखा कर्म कारक होगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान का तद्भव क्या होगा दोस्तों? अज्ञान का तद्भव होगा अनजान, अज्ञान। ठीक है, और अग्नि, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, अजाना, अनजान, अनजाना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अज्ञान का तद्भव शब्द होगा अजान। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अधि। अधि, अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस विशेष अर्थ प्रकट होता है। जैसे राज शब्द में अधि उपसर्ग लगाने से क्या होगा? अधिराज। अधि उपसर्ग बनने वाले अन्य शब्द अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिपति, ये सब क्या हैं? अध्यक्ष में भी अधि शब्द इसका उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कृदंत प्रत्यय। राखनहार शब्द में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, इनसे बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। इसमें एक असंगत है विलोम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें कौन सा असंगत है? ऑप्शन बी, अवनति का पतन, ये इसका गलत है। ठीक है, ठीक है, अवनति का क्या होगा? उन्नति। उन्नति सही होगा, पतन गलत है। अथ का इति ये भी सही है। अल्पज्ञ बहुज्ञ ये भी सही है। अनुकूल प्रतिकूल ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें अवनति उन्नति विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शांत। विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्रुद्ध का क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, क्रोधित का शांत होगा, इसका भी शांत। ठीक है, अधिक का क्या होगा? न्यून। अधिक का न्यून हो जाएगा। और अक्सर का कभी कभी या कभी कभार। ठीक है, तो यहाँ क्रोध का क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, पवन। ठीक है, अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। अनिल के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे समीर, वात, पवमान, समीरण, प्रवात, मारुति, ये सब क्या हैं? अनिल के पर्यायवाची हैं। और ये है अनल। अनल का पर्यायवाची है अग्नि, पावक, हुताशन, कृशाणु, वैष्णवर,
दहन, धूमकेतु ये सब अनल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से एक कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी, धरित्री। धरित्री कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। धरित्री धरती का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका है? धरती। ठीक है। धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे अचला, धरा, मही, रत्न, गर्भा, भिक्षी। ठीक है। भूमि, पृथ्वी, धरणी, वसुंधरा। और कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा? पट, बसन, चीर, कपड़ा, ये सब क्या हैं? बसन, चीर, पट, ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, फैला अपने रबी का जाल। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है? इसमें ये कर शब्द क्या है, किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है? इसमें ऑप्शन ए हाथ, बी किरण, सी टैक्स, डी सूंड। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, किरण। ठीक है। दी गई पंक्ति फैला अपने रबी करजाल में प्रयुक्त कर, ये जो कर है ये शब्द किरण को व्यक्त कर रहा है। कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अन्य अर्थ हाथ, सूंड, टैक्स ये भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से एक युग्म ऐसा है जो अशुद्ध है। ऑप्शन ए अनुराग, विराग, ये सही है। बी अंत, आदि, ये भी सही है। सी है अस्त, निरस्त, ये अशुद्ध युग्म है। इसका क्या होगा? अस्त का उदय होगा। ठीक है। ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अमावस्या, पूर्णिमा, ये भी शुद्ध है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अस्त, निरस्त। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए क्या प्रयोग होगा? ऑप्शन बी, असाध्य। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए शब्द प्रयोग होगा असाध्य। ठीक है। और अल्पायु, इसमें दिया है अल्पायु। अल्पायु का मतलब होता है जिसकी आयु कम हो, ये भी याद कर लेंगे। अकरणीय, जो न करने योग्य हो। ठीक है दोस्तों। तो असाध्य, जिसका इलाज न हो सके, अकरणीय, जो न करने योग्य हो, और अल्पायु, जिसकी आयु कम हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जिसे जाना ना जा सके। ठीक है। जिसे जाना ना जा सके वो क्या होता है? अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। जिसे देखा ना जा सके, ये क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय हो गया। जिसे रोका ना जा सके, नहीं, जिसे सुना ना जा सके वो होगा आश्रव्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों ये आप लोग बिल्कुल रट लेंगे, रटने वाला प्रश्न है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है। स्वर संधि स्वर के बाद, अर्थात स्वर, 2 स्वरों से मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त, क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। महा प्लस आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। एक है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, पांचवा अयादि संधि। यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आप लोग इतना ज़रूर याद कर लेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की है। प्रकार याद हो या ना हो, लेकिन कितने प्रकार की है ये ज़रूर याद करेंगे। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव, यथासंभव, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, यथासंभव अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामसिक पद या समस्त पद अव्यय होता है। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है जिसका चयन करना है। ठीक है। नीचे विकल्प दिए गए हैं। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? विनय चुसत न हो पर है समझदार।
बी, यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। सी, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। डी, वह मरणासन्न था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। ये बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावण। ठीक है। भाव का उद्गम जिस मुख्य या भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन भाव हो जाता है। रावण ने राम में क्रोध भाव जगाया, इसमें रावण क्या है? आलंबन हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, चौपाई। क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में चौपाई छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इस प्रकार पूरे छंद में कुल 64 मात्राएं होती हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदरथ आहिर बिहारी। ठीक है। तो ये चौपाई हो गई। इसमें सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी, इसमें छंद कौन सा है? चौपाई है। अगला प्रश्न है, चारू छंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अनुप्रास अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ किसी पंक्ति में शब्दों में एक ही वर्ण प्रकार एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अधिक अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शैव। ठीक है। अभिनव गुप्त एक दार्शनिक थे, परंतु साहित्य पर भी उनका असाधारण अधिकार था। आचार्य मम्मट अभिनव गुप्त के गुरु थे, इनका दार्शनिक मत शैव था। ठीक है। तो इसमें शैव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अभिनव शैव से हो जाएगा। और मीमांसा, ये मीमांसा है, मीमांसा का क्या दर्शन का क्या होगा? इसमें होगा भट्ट लोलक। ठीक है। सांख्य का क्या होगा? सांख्य दर्शन भट्ट नायक। और एक वेदांत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, संस्कृत। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ लोगों द्वारा कहा गया कथन होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या पूर्ण कथन होती है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। हिंदी में इसके लिए बागधारा शब्द प्रयोग होता है। तो लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए, थोड़े दिन का सुख। बी, चांद न दिखाई देना। सी, 4 दिन चांद दिखना। डी, सुख ही सुख होना। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। इस लोकोक्ति में वाक्य पूर्ण होता है, जबकि मुहावरे में वाक्य पूर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल।
बी डॉक्टर ग्रियर्सन, सी मिश्र बंधु, डी गारसा द तासी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास काल में या इतिहास में काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। ये ब्रिटिश नौकरशाह तथा बहुभाषाविद थे। ये बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और नागरी प्रचारणी सभा के सदस्य थे। दोस्तों, इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य में कई काम किए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास काल में विभाजन का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट IQ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।